सीधे सीधे आतंकजीत सिंह साहब अब आपके पास आ रहा हूं। इस बीच क्या हुआ है कि एक तरफ ये हो रहा है संसद में, और दूसरी तरफ जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, और वो कोई ऐसा प्रोटेस्ट नहीं, उसमें लोगों को पकड़ पकड़ के फिर जेल ले जाया जा रहा है। सोनिया गांधी को बुलाया जा रहा है तहकीकात के लिए के बहाने ईडी में। ये दूसरी बार आई थी, कल फिर बुलाया गया है। और कांग्रेस मानी हुई बात है, भाई उनके नेता है, उनकी प्रेसिडेंट है, अगर उसका प्रोटेस्ट करे तो उनको जेल भेजा जा रहा है। मैं आतंकजीत सिंह साहब ओपनिंग में ही आपसे, क्योंकि आप लोग तो किसान आंदोलन के लोग हैं, आप लोग तैयारी होके आए थे कि जब जेल चलना है, और आप लोग 1 साल के लगभग आप लोग तो बॉर्डर पे बैठे रहे। लेकिन संसद के अंदर सांसदों को सस्पेंड करके आपको लगता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो हमारी है उसको कहीं ना कहीं उस पर आघात हो रहा है? जी आनंद वर्धन जी, मैंने आपको ध्यान से सुना कि संसद की प्रक्रिया आपने बताई, लोकसभा राज्यसभा में कितने एमपीज पहले डिटेन मतलब जो सस्पेंड किए गए, किस किस कारणों से किए गए, क्यों किए गए। पर इस तरीके का जिस तरीके का आपने देखा 19 राज्यसभा एमपीज और करीब 4 लोकसभा एमपी, कल आपने 21 एमपीज को सदन से ही बाहर कर दिया है कि वो कोई जीएसटी पे, महंगाई पे, बेरोजगारी पे, अग्निवीर पे, किसान पे कोई चर्चा कर पाए। तो ये तो एक तरीके से एनार्की है। और जिसको कहा जाता है कि अब तो ऑफिशियली हम पुलिस स्टेट बन चुके हैं। पहले हमने सोचा शायद देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए एक प्राइम मिनिस्टर मोदी आए हैं और वो संविधान की सुरक्षा भी करेंगे और देश की रक्षा भी करेंगे। 15-15 लाख रुपए हमारे अकाउंट में भी आएंगे और देश के किसानों की आय भी 2022 तक डबल हो जाएगी। और हमने डिमोनेटाइजेशन झेला, जीएसटी झेला, उसके बाद कोरोना आया, कोरोना की मार पड़ी तो दवाइयों की कमी को भी झेला, ऑक्सीजन की कमी भी झेली। पर आपने देखा किस तरीके से इंडियन यूथ कांग्रेस के वीवी श्रीनिवासन को जिस तरीके से पटक पटक के उनके बाल नोचे गए, उनको गाड़ी में घुसेड़ने के लिए किस तरीके से दरवाजा बंद किया गया, उनपे किस तरीके से प्रहार किए गए। और वो एक कोविड वॉरियर थे। आपको याद होगा कोरोना काल में वो ऑक्सीजन बांटते फिरते थे। जिसको ऑक्सीजन नहीं मिलती थी उनकी हेल्पलाइन नंबर पे फोन करता था, वो खुद आके ऑक्सीजन देके जाते थे एम्बुलेंस में। 4-4, 5-5 एम्बुलेंसेस दिल्ली में घूम रही थी, लोगों को बचा रही थी। तो देश का संविधान जो है वो तो सस्पेंडेड है, देश की पार्लियामेंट भी सस्पेंशन ऑर्डर में है। आज ममता बनर्जी ने टीएमसी में कह दिया कि हम सब सस्पेंडेड, और सस्पेंडेड ही रहेंगे जब तक इस देश को, इसके देश के लोकतंत्र को इसका वापस नहीं कर दिया जाता। मैं आपका ध्यान एक चीज पे और दिलवाऊंगा। कुछ चीजें हम लोग पढ़ते लिखते हैं तो उसको रिलेट भी करते हैं, को रिलेट करते हैं अपनी आज देशमर्रा की जिंदगी से। ठीक है, ये तो नंबर क्रंचिंग तो हो जाएगी, कितने आए, कितने गए, कितने एमपीज आज हैं, कितने कल बचेंगे, परसों बचेंगे। जब ब्रिटिशर्स आए थे इस देश में तो सबसे पहले उन्होंने एथनिक इकोनॉमी को खत्म कर दिया इस देश की। इस देश में हैंडीक्राफ्ट और जो भी इकोनॉमी थी इसको बिल्कुल तहस महस कर दिया। पर वो गांव में नहीं घुस पाए। वो गांव में इसलिए नहीं घुस पाए कि गांव देहात में एक रिपब्लिक है अपना, वहां की जो कम्युनिटीज हैं उस रिपब्लिक की सुरक्षा भी करती हैं, और लेन देन का कारोबार उनको किसी सरकार की जरूरत नहीं, किसी दमड़ी की जरूरत नहीं, किसी चमड़ी की जरूरत नहीं। आप देखिए कितने कितने राजा आए गए, कितने मुगल सल्तनत आई गई, कितने कितने सिक्के बने, कितने कितने नोट आए, कितनी करेंसी आई गई, ये सब चलता रहा मामला। पर वो जो विलेज एक कम्युनिटी थी, एक विलेज जो रिपब्लिक था, वो इस देश के संविधान को, इस देश को, इस देश के रिपब्लिक को, इस देश की व्यवस्था को, इस देश के नागरिकों को बचाता रहा। और कम्युनिटीज, हर कम्युनिटी का अपना एक काम था, वो एक दूसरे को सपोर्ट भी करती थी और एक्सचेंज का प्रोग्राम भी चलता था। अब चूंकि मॉडर्न इंडिया है, इसमें मॉडर्न इंडिया में स्मार्ट सिटी बनेंगे। स्मार्ट सिटी के साथ इस देश में जो है वो 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी आएगी अगले 30 साल में। हम और आप, खैर मेरा तो पता नहीं, आपका मतलब ये मैं श्योर हूं कि हम लोगों में से कुछ ही लोग बचेंगे जो उस 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी को देख पाएंगे 30 साल में। तो ये 30 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है ये कितनी लाशों पर बनेगी, इस पे जो बात है वो करने वाली हो जाती है। दूसरी बात मैं आपसे ये कहूंगा कि जो ये डिस्ट्रक्शन विलेज इंडस्ट्रीज की हुई है, ये इसने कम्युनिटीज को इतना ब्लो कर दिया है, इतना उनको नुकसान पहुंचा दिया है कि आज वो कम्युनिटीज, पहले क्या था कि शहरों में जाओ काम ढूंढ लो। अब जो गांव में रहता था वो अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के शहर भेजता था, मेहनत मजदूरी, कंस्ट्रक्शन वर्कर का काम करता था, कुछ भी करता था, वो अपना लालन पोषण कर रहा था, रिक्शा चलाता था, ठेला लगाता था और अपना लालन पोषण कर रहा था। अब क्योंकि कोविड 2 साल का आया, उसमें पलायन हुआ इतना कि सब लोग गांव फिर वापस देहात पहुंच गए। अब गांव में इतना इकोलॉजी, इकोनॉमी सिस्टम इतना खराब है। मुझे आज मेरे किसान भाई बता रहे थे यूपी के कि डीएपी की खाद फिर अब 1900 रुपए, उन्होंने आज रेट 1900 रुपए दे दिया, खाद का नोटिफाई कर दिया। जो
2011 में जिस डीएपी का रेट 1100 रुपए था, आज 1900 रुपए, मतलब 800 रुपए 50 किलो पे और 1600 रुपए कुंटल और 16,000 रुपए टन, ये रेट बढ़ा दिया गया। बिजली आपको पता है 12 रुपए 13 रुपए यूनिट से कम कहीं मिलती नहीं है, अगर मिलती भी है मतलब गांव देहात में तो 4 घंटे बिजली नहीं मिलती है। दूसरी बात, जो खाद्य व्यवस्था है वो खराब है, क्योंकि पीछे से एनपीके एमओपी आ नहीं रहा है। तो इस बार खरीफ की क्रॉप में 350 लाख मेट्रिक टन खाद की आवश्यकता है, जबकि देश में सिर्फ 170 मिलियन मेट्रिक टन की खाद। मेरा कहने का मतलब ये है, मैं शॉर्ट में बात करता हूं, कि जितनी भी मैंने आपसे बातें कही, ये कहीं ना कहीं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को, हमारे लालन पालन को और हमारी इकोनॉमी को खराब कर रही हैं। और जो सवाल इसका पूछेगा जाके पार्लियामेंट में इस सरकार से, उन पे आप बंदिशें लगा रहे हैं। और बिल्कुल आपने इकोनॉमी को, आपने इस देश की पार्लियामेंट को, इस देश की डेमोक्रेसी को बिल्कुल सस्पेंडेड एनिमेशन में कर दिया। तो इसमें अब होगा क्या? हम लोग तो, आप लोग सब सोशल मीडिया पे बात करते रहेंगे, एक दूसरे की बात को इको करते रहेंगे और एक दूसरे से तारुफ भी रखेंगे, पर फैसला कौन करेगा? पब्लिक करेगी, या देश के नेता करेंगे, या देश की पार्लियामेंट करेगी, या कोई बाहर से आएगा, मंगल ग्रह से आएगा जो इस देश का सब काम करेगा? ये बात है। जी, आतंकजीत सिंह साहब, ये चीज आप ही से पूछ ले रहा हूं कि बीजेपी केवल विपक्ष को ही नहीं, वो अपने यहाँ के भी जो उनके ऐसे उनको लगता है कि ये लोग थोड़ी आवाज कर सकते हैं, या जिनकी थोड़े, उनको बाहर निकालना इतना आसान नहीं है, उनको भी इफ आई एम अलाउड टू यूज अ वर्ड, नकेल डालने का काम, या उनको भी किनारे करने का काम, इग्नोर करने का काम कर रही है आतंकजीत सिंह साहब। जी आनंद वर्धन जी, एक बात है जिसको कहते हैं कि साम दाम दंड भेद चाणक्य नीति है। आपने देखा आज ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे को विधान परिषद के सदस्य के लिए नामांकन उनका करवा दिया गया या करवाने जा रहे हैं। तो जो शाम से मान जाए वो शाम से मान जाए, जो पैसे से मान जाए। महाराष्ट्र में आपने खेला देखा किस तरीके का हुआ, वो खेला वहां चला कि मान लीजिए शिवसेना जिनका दल है, उन्हीं के एमएलए एमपी निकाल के आपने वहां पे गवर्नमेंट सरकार बना दी और बगैर पार्टी की सरकार भी बन गई। और आज मेरा ख्याल उनकी 1 महीना होने को आया, उनकी जो शपथ ग्रहण हुई है, एक मिनिस्टर अपॉइंट नहीं हुआ। अभी तक मामला ही सुप्रीम कोर्ट में क्लियर नहीं है कि शिवसेना है कौन। तो जिस देश में सरकार बन रही है बगैर पार्टी के, और बगैर पार्टी के लोग एमपी मिनिस्टर सब बने जा रहे हैं, तो उसमें देश के लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का, या ऑपोजिशन का, या कोई बातचीत करके मसला निकालने का, या कोई कमेटी बैठाने का, या कोई जेपीसी करने का, ये सब तो पुराने तर्क हो गए। ये कांग्रेसी तर्क हैं। जैसे कांग्रेस आज की डेट में प्रधान जी कह रहे हैं इररिलेवेंट हो गई है, तो वो कांग्रेस के टाइम पे जो भी चीजें चलती थी वो भी सब इररिलेवेंट हो गई। अब रेलेवेंस किस चीज की है? अब रेलेवेंस सिर्फ ये है कि मोदी जी क्या करने वाले हैं, अगला कदम उनका क्या, और अमित शाह जी उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है कंप्लेंट लेकर, उसी को आपने उठा के जेल में डाल दिया। तीस्ता सिलवाड को आपने जेल में डाल दिया, मोहम्मद जुबैर के खिलाफ आपने 7 एफआईआर कर दी। वो बेचारा सुप्रीम कोर्ट ना होती तो वो छूटता नहीं, अभी 6 महीने। अभी सद्दीक कपार, उमर खालिद और कितने लोग, खालिद सफाई, सब बैठे हुए हैं जेल के अंदर, और कोई उनका। हमारे लखीमपुर के कांड में 4 किसान को काउंटर एफआईआर करके जेल में डाल दिया। इलाब अपना लखनऊ की बेंच में उनकी बेल एप्लीकेशन अभी तक पेंडिंग है। आज 6 महीने होने को आए, वो जेल में बंद है। अच्छा, खबर क्या चलती है? आशीष मिश्रा टेनी की बेल रिजेक्ट हो गई, बस सब सेटिस्फाइड हो गए। मतलब कि आपने फलाने का नुकसान कर दिया, ये आपका फायदा है, ये गिनाया जा रहा है फायदा है आपका। आपका कितना नुकसान उसमें हो रहा है उसकी कोई बातचीत नहीं कर रहा है। तो मामला ये है पेचीदा कि आप इस नरेशन से बाहर कैसे निकलेंगे। ये सांप्रदायिकता, कम्युनल, मैंने जैसे कि आपको गांव की एक व्यवस्था बता रहा था, एक लैंडलॉर्ड का कॉन्सेप्ट आया था, वो मुगलों के टाइम से, फिर अंग्रेजों ने उसको अडॉप्ट कर लिया। लैंडलॉर्ड का सिस्टम यह है कि जमीन किसी की, खेती किसी की, और टैक्स लेगा लैंडलॉर्ड, और वही लैंडलॉर्ड जो है ताल्लुकदार, ये सब बनके वो एक अंग्रेजी के सिस्टम में उन्होंने पैसे का इतना बोलबाला हो गया उनका कि उन्होंने अपनी तमाम सरकारें बना डाली। वही सरकार के लोग आज तक 70 साल से सरकार चला रहे हैं। अब क्या हुआ? अब सरकार आ गई व्यापारियों के पास, वो लैंडलॉर्ड सिस्टम खत्म हुआ, अब वो व्यापारी आ गए। अब व्यापारी का क्या काम है? व्यापारी तो ये कहता है कि मैं आज पैसा लगाऊं तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा, आज होगा, कल होगा, परसों होगा, कि परसेंटेज डिफाइन करो। तो मोदी जी ने कह दिया भैया इतना पैसा लगाओगे तो इतना परसेंटेज तुम कमाओगे। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, जो ऑफ ट्रैक है, इंटरेस्टिंग फैक्ट। गौतम अदानी साहब का 2,21,000 करोड़ रुपए का कर्जा है एसबीआई पे।
उन्होंने 14,000 करोड़ का कर्जा और मांगा है हाल ही फिलहाल में, और अपने जन्मदिन पे 60,000 करोड़ रुपए की चैरिटी अनाउंस करते हैं, और जो भी संसाधन सरकार बेचने लगती है उसमें 4 पैसे ऐड करके वो खरीद भी लेते हैं। तो बैंकों का पैसा अदानी के थ्रू सरकार के संसाधनों को खरीदने में लग रहा है, उसकी भरपाई कैसे होगी ये किसी को नहीं पता। तो ये है लिबरलाइजेशन और ये है न्यू इंडिया। अब इस न्यू इंडिया में कितने जेफ बॉयज बनेंगे, कितने बिल गेट्स बनेंगे, जो संसाधन अभी तो संसाधन सरकार के खरीदे जा रहे हैं, मोनोपोली वाला गेम चल रहा है, उसके बाद जो किसानों की जमीनें हैं वो खरीदी जाएंगी। आपको मैंने बता दूं, अमेरिका में अभी एक मैं टीवी पे देख रहा था और उसकी खबर भी मैंने ट्विटर पे पढ़ी, 2,86,000 हेक्टेयर लैंड बिल गेट्स ने खरीद लिया अमेरिका में। अब वो खेती करेंगे या खेती को नुकसान पहुंचाएंगे या ग्लोबल डिप्राइविटी क्रिएट करेंगे, सप्लाई चेन में फूड इन्फ्लेशन इतना कर देंगे कि पॉपुलेशन अगर कोरोना से नहीं मरी तो भूखों मर जाएगी। बस मुझे तो यही समझ में आता है कि राजनीति तो छोड़िए, अब आप ये देखिए किस तरीके की नीतियां नई नई चल के आ रही, और इसमें हम लोग कहां कहां फंसेंगे, कौन कहां फंसेगा और कहां कहां फंसेगा ये समय ही बता सकता है। हम लोगों को तो पता नहीं, हम लोग तो सब डार्क में बैठे हैं। ये डीप स्टेट का काम है, WTO का एजेंडा है, और किस तरीके से इसको सरकार उसको इम्प्लीमेंट करेगी और किस तरीके से उसको करेगी वो सब वक्त बताएगा। अब आप देखिएगा आगे क्या क्या होगा। जैसे कि आतंकजीत सिंह साहब, मैं आपसे, क्योंकि आपका वो विषय है, और आज एक हाईकोर्ट ने जब आज मोनू मिश्रा की बेल को रिजेक्ट किया तो उसने बहुत सख्त टिप्पणी की। उसने 2 बहुत सख्त टिप्पणी की। उसने एक तो कहा कि जो सेंट्रल के मंत्री थे, नाम से उन्होंने कहा, उन्होंने जिस तरह का वक्तव्य उस दिन दिया था, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को डिस्ट्रिक्ट छोड़ने की बात कही थी, ये अगर नहीं, ये उसी से सारी दिक्कतें शुरू, उन्होंने अपने जजमेंट में लिखा है। और दूसरा, उन्होंने कहा कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर, जब पता था कि वहां इस तरह के हालात हैं, दफा 144 लगी है, मैं ये मानने को नहीं तैयार हूं कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर को पता नहीं होगा, वहां जाने की क्या जरूरत थी। दो टिप्पणी उन्होंने सख्त टिप्पणी की। मैं सिर्फ आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि ये आप लोगों का एक किसान का मामला अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, आप लोगों का जो वो चल रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इन टिप्पणी के बाद जो टेनी जी का एक इस्तीफा मांगना भी आप लोगों का था, उसको कुछ दम मिलेगा कि टेनी जी से आप लोग अब दुगने जोश से कहेंगे कि इस्तीफा? तो आतंकजीत सिंह साहब। आनंद वर्धन जी, इसमें 2 सब्जेक्ट मैटर। एक सब्जेक्ट मैटर देखिए, अब आजकल क्या है ना, बीजेपी की सरकार है, आपको वर्ड्स पिकअप करने पड़ते हैं। एक वर्ड आपने यूज किया, टिप्पणी। ये टिप्पणी पे ही बहुत बड़ा ऐसे लिखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस टिप्पणी देते हैं नुपुर शर्मा के खिलाफ कि ये गलत कर रही हैं, देश में सांप्रदायिक फैला रही हैं, कम्युनल लड़ाई होने वाली है, और ये अपने वीआईपी कल्चर की वजह से, क्योंकि बीजेपी की प्रवक्ता है उसकी वजह से कोई इनको अरेस्ट नहीं कर रहा है, और बाद में लिख देते हैं कि डिसमिस्ड एज विड्रॉन एप्लीकेशन, और कोई कार्रवाई नहीं होती है। जेएनयू में इतनी वारदातें हुई, कोमल शर्मा की फोटो आई, आज तक कोमल शर्मा का पता नहीं कोमल शर्मा कहाँ है, नुपुर शर्मा का पता नहीं नुपुर शर्मा कहाँ है। ये बेचारे मोहम्मद जुबैर को बेल भी इसीलिए मिली कि नुपुर शर्मा को बेल का मामला आ गया था, नहीं तो मोहम्मद जुबैर अभी जेल में पड़े होते। मैं आपको आज ये दावे के साथ कह सकता हूं, कप्पन सिद्दीक पड़े हुए हैं, उमर खालिद, मैंने बताया, उमर खालिद, कप्पन, खालिद सफई, ये सब जेल में पड़े हैं सीए प्रोटेस्ट 2020 से। कोई फरवरी 2020 से जेल में है, कोई मार्च से है, कोई जनवरी से है। 2-2 साल से लोग जेल में हैं, प्री ट्रायल समनिंग नहीं हुई, कोई एविडेंस रिकॉर्ड नहीं हुआ। जुबैर के मामले में तो वो जो एनोनिमस ट्विटर अकाउंट था उसकी स्टेटमेंट तक दर्ज नहीं की गई। ये हालात है। और मैं आपको एक और आज की खबर दे देता हूं, हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं एन वी रमन्ना साहब, बहुत बढ़िया बोलते हैं। आज उन्होंने मीडिया को भी टारगेट किया। आज उन्होंने मीडिया पे ये बोला है कि जर्नलिस्ट जो हैं वो आंख और कान है पब्लिक के, और उनका जो है मीडिया हाउस से दूरी बना के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आजकल प्रेजेंट फैक्ट है उसमें सोशल सिनेरियो में ये लोग पावरफुल होते जा रहे हैं। मीडिया हाउसेस का जो पैसा लग रहा है उससे जो आज का जर्नलिज्म है वो एक टूल बन गया है उसका कि अफवाह फैलाने का, गलत खबरें फैलाने का, दंगे करवाने का। और मीडिया हाउसेस जो हैं, अगर इनका बिजनेस बैगेज नहीं होता तो जिस तरीके से इमरजेंसी में मीडिया ने काम करके इमरजेंसी खत्म करवाई थी, अगर वैसा ही मीडिया वापस आ जाए, मतलब मीडिया को ये कह रहे हैं कि आप चप्पल पहन लीजिए, कुर्ता पहन लीजिए, फटा पजामा पहन लीजिए और सड़क पे निकलिए, तभी आप इस देश की डेमोक्रेसी को बचा सकते हैं। मैं बगैर किसी सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना किए एक स्टेटमेंट दूंगा, द pot is calling the kettle black. Very well said. The pot is calling the kettle black because
सीजीआई का काम है पेंडेंसी ऑफ केसेस खत्म कराना, सीजीआई का काम है जो पेंडिंग एविडेंसेस हैं उनको उनको बोलना प्रोसिक्यूशन को कि आप उसको करिए ताकि मैं उसमें कार्रवाई करूं। सीजीआई का काम है लिबर्टी ग्रांट करना, सीजीआई का काम है बेल्स देना, बिकॉज बेल्स इज माय राइट, द लिबर्टी इज माय राइट, फ्रीडम इज माय राइट, फ्रीडम ऑफ, अब जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच पे शरद प्रधान जी ने बोला तो एक बड़ा अच्छा एक वाक्य आया, कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है आपके पास, पर स्पीच देने के बाद फ्रीडम कितनी मिलेगी ये इसका अंदाजा नहीं। वो कितनी फ्रीडम बचेगी वो स्पीच देने के बाद, वो एक्सप्रेशन देने के बाद, उसकी गारंटी नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है आपके प्रोग्राम में, मैं आज किसी को भी गाली दे दूं, कुछ भी कह दूं तो मेरा विषय है, पर उसके बाद मेरा क्या होगा, कहानी सारी ये आ जाती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है, अब मैं आ जाता हूं अजय मिश्रा टेनी की जो आपने बात छेड़ी। अजय मिश्रा टेनी गृह मंत्री हैं, वो उन जेलों का सुपरविजन करते हैं जहां उनका बेटा बंद है, वो जेल के सुपरिटेंडेंट उनको रिपोर्ट करते हैं, वो प्रशासन देखते हैं, पुलिस का कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसको वो तलब नहीं कर सकते। तो और वो उस पोजीशन पे बने हुए हैं कि वो अपने बेटे को बचा भी रहे हैं। और अगर ये जैसे आपने देखा मनु शर्मा वाले केस में, अगर सिविल सोसाइटी मोमबत्ती लेके इंडिया गेट पे नहीं बैठती तो मनु शर्मा कब के बाहर होते, बैलिस्टिक भाई गोली गायब हो गई, बैलिस्टिक रिपोर्ट खत्म हो गई। वही चीज इनके साथ हुई कि ये कहते हैं मैं था ही नहीं वहां, भाई आप प्रूफ तो करिए कहां था मैं, और आदमी मर गए, 5 आदमी मर गए, गन्स चली, वहां शेल्स मिले, और वो खेत के जरिए भागे नहीं भागे, वहां पे 180 आई विटनेस अकाउंट्स हैं, और वो आदमी कह रहा है मैं वहां था ही नहीं। और काउंटर एफआईआर में आपने 4 किसान अंदर कर दिए, और उनकी बेल पे कुछ सुनवाई, मैं कहता हूं लखनऊ हाईकोर्ट रिजेक्ट तो करे बेल, सुप्रीम कोर्ट में पूछा जाएगा इन्हीं सीजीआई की कोर्ट में। आप कह रहे हैं कि देश के 4 स्तंभ हैं, एक स्तंभ को आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको अपना स्तंभ तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आपका स्तंभ खुद जर्जर हो रहा है। आप किन्हीं केसेस में जो सरकार के प्रवक्ता हैं, जो सरकार के लोग हैं, वो सब खुले छूटे जा रहे हैं। इस देश में 12.5 लाख करोड़ का एनपीए है, उस पर कोई सवाल नहीं करेगा। एक किसान का 20,000 रुपए का अगर कर्जा हो गया और किस्त नहीं जमा हुई, उसकी फोटो एसडीओ ऑफिस के बाहर लग जाती है, एसडीएम ऑफिस के बाहर उसकी बेइज्जती की जाती है, उसके नाम कुड़की की जाती है। तो ये दोहरे मापदंड क्यों हैं और 2 लॉज क्यों हैं? एक चीज मैं और कहूंगा, आपने अभी देखा स्मृति ईरानी का केस आया, उनकी बेटी का, कि वो एक बार चला रही थी जिसमें जिसका नाम बार लाइसेंस था, वो उसकी डेथ हो चुकी है और वो गलत तरीके से उसको रिन्यू कराया गया। उन्होंने ये वक्तव्य दिया कि ये बार मेरा है ही नहीं, मेरी बेटी तो वहां इंटर्न है, वो काम ही नहीं करती। बगल में 10 मिनट दूरी पे उन्होंने मकान खरीद के रखा है, उसका एड्रेस है उसकी चिट्ठी पे। और प्रियंका चतुर्वेदी जो पहले कांग्रेस में थी, अब शिवसेना की एमपी हैं, वो कहती है 18 साल की बच्ची है, गलती हो जाती है, भाई उसको स्पेस दे दो, कर दो। तो मैं तो ये पूछूंगा कि निर्भया कांड में जो दोषी था वो भी तो 18 साल का था। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम की तो आपने वाट लगा दी ना। आर्यन खान जो उसका शाहरुख खान का बेटा था, एनसीबी ने कैसे उसको अरेस्ट करके और क्या सेंसेशनलाइज किया, उसके पास ना कोई चरस निकली ना ड्रग्स निकले, वो भी तो 18, 19, 20 साल का लड़का था। तो क्या ये दोहरे मापदंड नहीं है कि एक 18 साल के बच्चे को तो आप कहते हैं छोड़ दीजिए, उससे गलती हो गई, और एक 18 साल के बच्चे को आप जेल में डाल देते हैं बगैर किसी दोष को प्रूव किए हुए। तो ये बात है, ये टिप्पणियां जो हैं बहुत आसान है करनी। ये एक पब्लिक, देखिए टिप्पणी से क्या होता है, एक आप देश में जो कॉन्शियसनेस होगी जागी हुई है सोशल मीडिया के जरिए, आप लोगों के चैनल्स के थ्रू, शरद प्रधान जी, सत्य चैनल, ये सब लोग जो बोलते हैं ना, तो देश की कॉन्शियसनेस जागती है। उस कॉन्शियसनेस को सेटिस्फाई करने के लिए, उसको ब्रेड पे बटर लगाने के लिए ये टिप्पणियां की जाती हैं। पर फैसलों में आप देखिए कि वो फैसलों में उन टिप्पणियों का मेंशन या उसमें कोई एक्शन लिया गया कि नहीं लिया गया। अगर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो वो टिप्पणी बेकार है। मैं कह दूं कितनी 100 बातें कह दूं, शरद प्रधान जी 10 बातें बोल दें, अगर उस बात को कोई मान नहीं रहा, उस बात पे कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो ये टिप्पणी तो हम लोग भी तो टिप्पणी ही कर रहे हैं, तो उसका क्या एंड रिजल्ट क्या आप देख ही रहे हैं। ये चीज है। तो टिप्पणी करना बहुत आसान है, उस रूल को फॉलो करना और सबके लिए एक समान लॉ बनाना, ये बहुत बड़ी चीज है। और 70 साल की आजादी में आज तक तो ये हुआ नहीं। जिसकी भी सरकार आई उसने मनमानी की, चाहे वो मायावती की सरकार आई हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, किसी भी स्टेट, किसी भी सेंटर के लीजिए, वो अपनी प्रतिमाएं बनाते हैं, अपनी बिल्डिंगें खड़ी करते हैं, अपना मार्बल लगाते हैं, अपनी कोठियां बनाते हैं। उनको तो फिक्र नहीं है देश का किसान रोटी खा के ये कर्जा मुक्ति से कैसे पाएगा, या देश का एक भूखा रोटी, एक बेरोजगार को नौकरी कैसे मिलेगी। ये सब चीजों पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं होता है। तो मेरा यही कहना है कि अजय मिश्रा टेनी जब तक पद पे बने हुए हैं,
इस सरकार का किसान हितैषी होना बिल्कुल मतलब बिल्कुल आपको मानना मुश्किल है। जिस दिन अजय मिश्रा टेनी रिजाइन कर देंगे, उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, हम कह सकते हैं मोदी जी किसान हितैषी हैं। जिस दिन एमएसपी पे लॉ बन जाएगा, हम कह सकते हैं कि मोदी जी किसान हितैषी हैं। तब तक तो सिर्फ बातें हैं, टिप्पणियां हैं, सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आदमजीत सिंह साहब, जल्दी जल्दी चलते चलते एक शॉर्ट में बहुत आपका एक, मुझे जब ये हम लोग कहते हैं ना कि ऑपोजिशन को स्पेस मिलना चाहिए, उनको एक सिग्निफिकेंट एडुकेट जरूरत है इसकी, लेकिन एक तरफ जो हमारा लीडर ऑफ द हाउस, मतलब जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो जब उनका आंदोलन जीवी करके मजाक उड़ाते हैं कि तो आंदोलन जीवी लोग हैं, मुझे ऐसा लगता है आंदोलन जीवी तो एक समय जब हम लोग बड़े हो रहे थे, शरद भाई थे यहाँ, जो इस तरह के लोग थे उनकी रिस्पेक्ट थी कि भाई हम नहीं कर सकते हैं, कम से कम ये जाके मेरे लिए लड़ रहा है। और आंदोलन जीवी को आज कह के कहीं डिमीन करने की कोशिश की है बहुत क्विकली। आतंकजीत सिंह साहब आपका वो, और फिर मैं बस तो पूरा अयोध्या में एक अगर मुझे इजाजत दें, इतना बोला, सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर ये आंदोलन जीवी इतना ही खराब है तो पूरा जो अयोध्या का आंदोलन चला वो आंदोलन जीवी नहीं थे क्या? हमने तो पूरा शुरू से कवर किया। जी, आंदोलन जीवी तो बहुत रिस्पेक्टेबल वर्ड है आनंद वर्धन जी। जो आंदोलन जीवी के साथ एक और वर्ड बोला गया था, परजीवी। तो किसानों का एक्चुअली उनका कहने का मतलब ये था परजीवी है, ये आज हैं कल नहीं दिखने को मिलेंगे, ये क्षण बिंगुर हैं, ये बरसात होती है, बरसाती कीड़े हैं, तभी आते हैं, ये चले जाएंगे और इनका कोई नामो निशान नहीं है, क्योंकि दे डोंट काउंट इन दिस डेमोक्रेसी, वी डोंट काउंट एज ह्यूमन बीइंग्स, वी आर सब्जेक्टेड कि हमारे पे आइए, राज कीजिए, हमसे टैक्स वसूलिए, हमारी जमीन हमारी नहीं है, हमारे जंगल हमारे नहीं है, हमारी खेती हमारी नहीं है, हमारी फसल हमारी नहीं है, उस पर सब पे टैक्स लगेगा। ये आज से नहीं चला आ रहा, जब से चला आ रहा है। पर उस टैक्स के पैसे का क्या हो रहा है, मामला यहां आके क्वेश्चन मार्क लग जाता है। अगर उस टैक्स के पैसे का सही इस्तेमाल हो तो सब खुश रहेंगे। अगर किसान का बच्चा ये तो नहीं चाहता कि मेरा बेटा उसी 2 बीघे 4 बीघे में किसानी करे, वो कहता है पढ़ लिख के कुछ सरकारी नौकरी मिल जाए, कोई बस कंडक्टर लग जाए, ड्राइवर लग जाए, कोई उसको पक्की नौकरी मिल जाए, उसकी शादी हो जाए, ताकि उसके बच्चे आगे वैल्यू चेन में बढ़े, वो और पढ़ के कोई इंजीनियर बने, कोई डॉक्टर बने, कोई सीए बने। तो ये एक चेन बनाने की व्यवस्था है। पर जब वो टैक्स का पैसा वो पूंजीपति लोगों के पास चला जाता है, उन पॉलिटिशियंस के पास चला जाता है, और वो लंदन, अमेरिका, यूरोप में बड़े बड़े घर बना लेते हैं, सेंट किट्स में बड़े बड़े उनके अकाउंट्स हो जाते हैं। आपने देखा किस तरीके से स्विस अकाउंट को खत्म करने की बात थी, उसका पैसा 4 गुना 5 गुना 6 गुना हो गया। तो ये टैक्स का पैसा सारा वहां जा रहा है। तो मामला ये है कि मेहनत कौन कर रहा है और मलाई कौन खा रहा है, बस ये सारा मामला इसी पे जाके फंस जाता है। अगर मलाई खाने वालों की कमी हो जाए तो हो सकता है इस देश का उद्धार हो जाए। मैं भी एक ऑप्टिमिस्ट हूं, मैं भी सोचता हूं कि कोई ना कोई ऐसा समय आएगा जब कुछ लोग इस देश की व्यवस्था को बदल के देश के बॉटम ऑफ द पिरामिड लोगों के बारे में सोचेंगे, देश के किसान के बारे में, देश के गरीब के बारे में, देश के बेरोजगार के बारे में सोचेंगे, तो इस देश का उद्धार होगा। क्योंकि वी आर द वन ऑफ द बिगेस्ट लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। 65% पॉपुलेशन हमारी यंग है, काम करने लायक है, पढ़ी लिखी है। उनको सिर्फ एक संसाधन देना है, एक रास्ता देना है, एक उनको एवेन्यू खोलना है। जिस दिन वो एवेन्यू, जैसे 91 में लिबरलाइजेशन हुई, मैं उस जमाने में तो मैं ग्रेजुएट करके निकला तो मेरे पास नौकरी ही नौकरी थी। मैं किसी भी कॉर्पोरेट बैंक में जाके, किसी भी फाइनेंस सेक्टर में जाके, किसी भी कमर्शियल बैंक में जाके नौकरी कर सकता था। मेरे पास 4-4 जॉब लेटर्स रहती थी। पर आज की डेट में क्या आप कह सकते हैं कि एक 22-23 साल के नौजवान के पास 4 जॉब लेटर्स होंगी? उसके पास तो एक नौकरी की नहीं है बेचारे के पास, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट भी कर ले, एमबीए भी कर ले। तो मामला यहां आके फंस जाता है कि वी हैव बिकम स्टैग्नेंट। और चाइना उसी प्लान में ग्रोथ, बिकॉज इंडस्ट्रियल है, उनकी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है, उन्होंने हर आदमी को इक्वल रोजगार दिया, लेबर दी, तो अब वो सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड बन गया। हमने वी हैव मिस्ड द बस देयर। बट कमिंग टाइम्स क्या हम आईटी में, सर्विसेज में और किसी सेक्टर में निकल के अपने देश के नौजवानों को सही रास्ता दिखा सकते हैं? अग्निवीर की जगह उनको क्या सही रास्ता दिखा सकते हैं? मामला बस यहीं पे आके एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है, जिसका जवाब शायद इस समय हम लोगों के पास भी नहीं है। अगर देश की कार्यप्रणाली और देश की पॉलिटिकल थिंकिंग अगर चेंज होगी और देश जो है फिर मुझे लगता है कि कहीं किसी तरीके से हम आगे निकल सकते हैं।